वो गुचुएन से पूछती है, बॉस मैंने कोई गलती की है क्या? अब प्रोजेक्ट के बजाय मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तभी वो फिर भी कुछ नहीं बोलता। वो उसको लेकर जाता है किसकी रिजॉर्ट और बोलता है कि इसका डिज़ाइन हमारी कंपनी ने ही किया है, तो मैं तुम्हें कुछ डिज़ाइन दिखा के स्टडी करवाना चाहता हूँ ताकि तुम नई चीज़ें सीख सको। रिसेप्शनिस्ट उन्हें कोड देते क्योंकि अंदर बिल्कुल बर्फ़ वाला माहौल होता है। जैसे ही जियाओनिंग कैसल देखती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, बॉस मेरी ना बिल्कुल परी की तरह फ़ोटो खींचो। और गुचुएन उसकी फ़ोटो भी खींचता है। वो लोग आगे बढ़ते हैं और वो फिर एक और जगह पे अपनी फ़ोटो खींचने को बोलती है। पर जैसे ही वो बर्फ उछाल के फोटो खींच ही रही होती है कि उसका पैर स्लिप हो जाता है। गुचुएन उसके बचाने के चक्कर में उसके ऊपर गिर जाता है और दोनों के दोनों बर्फ में नीचे की तरफ स्लाइड होने लगते हैं। एकदम स्लोली स्लोली दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं और इस वजह से गुचुएन की हार्ट बीट बढ़ जाती है। वो खुद को रोकने के लिए बिजली की मालाओं पे हाथ लगाता है तो उसके बॉडी से करंट छूटने लगता है और वो सारी की सारी बिजली की माला जल उठती है। और यहाँ पे बहुत ही रोमांटिक सीन बन जाता है दोनों के बीच में। जब वो रिसेप्शनिस्ट के पास दोबारा से कोट वापस करने जाते हैं तभी जियाओनिंग कहती है, मुझे ना कुछ करंट सा फील हुआ। बॉस आपको कुछ फील नहीं हुआ क्या? गुचुएन तभी कहता है, नहीं मुझे कोई करंट फील नहीं हुआ, शायद तुम गिर गई होगी ना इसलिए तुम्हें लगा होगा। वहाँ की रिसेप्शनिस्ट बताती है कि हमारे वहाँ ऑफर चल रहा है, तो अगर आप टॉय उठाना चाहते हैं तो आप कोई भी टॉय उठा सकते हैं सामने से। गुचुएन मना करता है पर जियाओनिंग कहती नहीं नहीं मुझे तो टॉयज चाहिए। वो वहाँ पर जाते हैं और वो बोलती है कि बॉस मेरा ना इतना बुरा बैड लक है कि जब भी मैंने क्लॉ मशीन में खेला है मुझे कभी भी मेरा फेवरेट टॉय नहीं मिला है, तो आज मैं खुद क्लॉ मशीन बन के अपना फेवरेट टॉय उठाऊंगी। और वो अपना हाथ बिल्कुल क्लॉ की तरह बना के टॉय उठाने को आगे बढ़ती है। गुचुएन भी सोचता है यार ये कितनी सटकी हुई है। और उसके हाथ पड़ता है एक छिपकली वाला टॉय। वो उसे देखकर हंसती है और बोलती है, बॉस ये ना बिल्कुल आपकी तरह लग रहा है। गुचुएन कहता है, अच्छा ये मेरी तरह लग रहा है? और तभी वो एक कौवा उठाता है और बोलता है कि ये ना तुम्हारी तरह लग रहा है। बोलती है, पर मैं कौवे की जैसे कैसे लग रही हूँ? जियाओनिंग अपनी पकड़ी हुई छिपकली का टॉय देती है गुचुएन को और गुचुएन कौवा वाला टॉय देता है जियाओनिंग को। बाद में जाते वक्त दोनों के दोनों टॉय होते हैं जियाओनिंग के हाथ में और वो देखती है कि अरे ये टॉय तो कुछ रिकॉर्ड कर सकता है। तभी वो उस पर रिकॉर्ड कर देती है कि बॉस आप हमेशा ना ऐसे अपसेट मुंह क्यों बनाते हो, और खुद ही खुद हंसने लगती है। इतने में ही सुमैनली उनके सामने आती है और पूछते कि आप लोग कहाँ गए थे। वो बस ये बोलते हैं कि हम रात को कराओके नाइट में जाने वाले हैं, तो तुम भी हमारे साथ आ जाना। गुचुएन जहाँ हर ओकेशन के लिए मना करता है वो कराओके नाइट में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है जियाओनिंग का मुंह देख के। बाद में दोनों अपने अपने रूम पे जाते हैं और उसने ऑलरेडी छिपकली वाला टॉय दे दिया होता है गुचुएन को। उसके पास कौवे वाला टॉय होता है और वो बोलती है, यार मैंने वो छिपकली वाले टॉय पे बॉस की आवाज़ क्यों नहीं रिकॉर्ड की, मैंने अपनी आवाज़ क्यों रिकॉर्ड की। और फिर वो क्रो में अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करने लग जाती है। बाद में दोनों के दोनों कराओके नाइट में जाते हैं और सारे लोग गुचुएन को फोर्स करने लगते हैं कि बॉस आज तो आपको गाना गाना ही पड़ेगा। वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है तो सुमैनली सबको रोकने को कहती है। तभी सब लोग पड़ जाते हैं जियाओनिंग के पीछे कि आज ये गाना गाई कि हमने इसका गाना कभी भी नहीं सुना। वो मना करती है पर फिर भी सारे लोग इतना फोर्स कर रहे होते हैं कि उसे गाना ही पड़ता है। सब लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं उसका गाना सुनने के लिए कि सबको लग रहा होता है कि वो बहुत अच्छा गाएगी। पर जैसे ही वो गाना गाना शुरू करती है सबके कान के पर्दे फट जाते हैं। वो बहुत ही बुरा गा रही होती है। सब लोग अपने आप से ही बोलते हैं कि इसको जब गाना नहीं आता था तो ये गा क्यों रही है, इसने मना क्यों नहीं कर दिया। और दूसरा एम्प्लॉय कहता है वो मना तो कर ही रही थी, हमने ही नहीं सुना। गुचुएन को भी बहुत बुरा लगता है कि वो इतना ज़्यादा गंदा गा रही है। वो उठ के उसके साथ गाना गाने लग जाता है। सारे एम्प्लॉयज़ बहुत चौंक जाते हैं क्योंकि ऐसा बिहेवियर गुचुएन का उन लोगों ने कभी भी नहीं देखा। वो भी जियाओनिंग के साथ बिल्कुल बेसुरी टोन में गाने लग जाता है। और फिर इसके एम्प्लॉयज़ बोलते हैं ऐसी सेइंग है कि आप हर चीज़ में अच्छे नहीं हो सकते। आई थिंक बॉस के साथ भी यही है। और बस दोनों मिलके बहुत ही गंदा गाने लग जाते हैं। बाद में जब दोनों घर जाते हैं ये सारी चीज़ें करने के बाद तो गुचुएन वो छिपकली दे देता है जियाओनिंग को और बोलता है मेरे पास ऑलरेडी एक पेट है छिपकली, तो मुझे ये टॉय नहीं चाहिए, तो मुझे अपना क्रो दे दो। वो उसे अपना क्रो दे देती है और वो उसे अपनी छिपकली दे देता है। जैसे ही वो अंदर जाती है वो बोलती है अरे मैंने क्रो में भी तो अपनी आवाज़ रिकॉर्ड की है, अब क्या होगा। और घर पहुंचते ही गुचुएन उस क्रो में रिकॉर्ड हुई जियाओनिंग की आवाज़ सुनने लग जाता है और उस पर जियाओनिंग ने बोला होता है कि जियाओनिंग हार्ड वर्क कर वरना सीधे यहाँ से बाहर चले जा। और ये सुन के गुचुएन के मुंह में भी स्माइल आ जाती है। जियाओनिंग के पास लिजार्ड वाला टॉय होता है तो वो उसकी भी रिकॉर्डिंग सुनना शुरू करती है। उस पे तो गुचुएन ने अपनी वॉइस रिकॉर्ड की होती है कि जियाओनिंग भगवान करे तुम्हारे सारे के सारे सपने पूरे हो जाएं। वो टॉय पाके इतना ज़्यादा खुश होती है कि वो अपनी वी चैट की भी डीपी चेंज करके उस
लिजार्ड की डीपी डाल देती है। दोनों ही एक दूसरे की आवाज़ रिकॉर्ड हुई सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। दूसरे दिन ऑफिस में भी वो दोनों साथ और सेम ड्रिंक लेकर जाते हैं, जिसे देखकर सू मैनली बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है। बाद में जब गु चुएन बाहर आता है अपने कैबिन से और पूछता है कि जियाओनिंग कहाँ है, तो सू मैनली बताती है वो तो अपने चाइल्डहुड स्वीटहार्ट के साथ खाना खाने गई है। ये सुन के गु चुएन के फेस पे जेलसी साफ साफ दिखाई दे रही होती है और उसकी जेलसी देखकर सू मैनली के फेस पे चिढ़। वो तो गई होती है टेंगजू के साथ लंच करने के लिए और बातों बातों में टेंगजू बताता है कि मुझे तुम्हारी कंपनी के साथ एक प्रोजेक्ट करना है, तो आई होप गु चुएन कोऑपरेट करेंगे। जियाओनिंग भी ये चीज़ सुन के काफ़ी खुश होती है कि इतने में ही उसको गु चुएन का मैसेज आता है कि अगर तुम कहीं भी जाते हो ना तो मुझे मैसेज करके जाया करो, ऐसे बिना बताए मत जाया करो। टेंगजू ये देखता है और बोलता है कि लगता है तुम्हारा बॉस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, आखिर वो तुम्हें ऐसे कैसे ट्रीट कर सकता है, तुम उसकी असिस्टेंट हो ना। पर जियाओनिंग पूरा का पूरा अपना बॉस का फेवर कर रही होती है, ये बोल के कि गलती मेरी है, मैं उन्हें बता के नहीं आई, मुझे उन्हें बता कर आना चाहिए था। तभी वो टाइम देखती है और बोलती है अरे गु चुएन के ना लंच का टाइम हो गया, मैं पक्का श्योर हूँ कि उन्होंने अभी तक का कुछ भी नहीं खाया होगा, और वो वहाँ से भाग जाती है। टेंगजू गु चुएन की तरफ उसका ये बिहेवियर देख के बहुत ज़्यादा निराश होता है। वो वहाँ खाना लेके पहुँचती है पर कैबिन में तो गु चुएन होता ही नहीं है। दूसरी तरफ चैंग रेन फिर से पहुंच जाता है जाओयन के घर में और वो बोलती है तुम यहाँ से जल्दी बाहर निकल जाओ क्योंकि मुझसे कोई मिलने आने वाला है। वो बोलता है मेरे अलावा इतनी रात को तुमसे कौन मिलने आ रहा है, कौन है वो, कौन आदमी है वो। तभी वो कहती है वो जियाओनिंग है, क्योंकि जिस फूल का मैं बहुत टाइम से इंतजार कर रही थी वो फाइनली ब्लूम करने वाला है, एपीफाइलम। यह तो बहुत ही रोमांटिक मैटर है और तुम इसे जियाओनिंग के साथ देखना चाहती हो। वो फिर भी कहती है हाँ। तभी वो कॉल करता है गु चुएन को और बोलता है तुमने कभी ब्लूमिंग फ्लावर देखा है? नहीं ना, तो चल आ साथ में मिलके देखेंगे। गु चुएन कहता है मैं ये रोमांटिक चीज़ों के तेरे साथ बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। चैंग रेन तभी खुद को एक्सप्लेन करते हुए कहता है दरअसल मैं जाओयन के वहाँ हूँ और वहाँ पे एक फूल जो है ब्लूम करने वाला है, जो ब्लूम होते ही इमीडिएटली क्लोज हो जाता है। पर इसने ना जियाओनिंग को बुला रखा है, वो हमेशा थर्ड व्हील बन जाती है हम दोनों के बीच में। अगर तू यहाँ आएगा और तू उसे लेकर जाएगा तो मैं कुछ टाइम जाओयन के साथ बिता पाऊंगा। बस फिर क्या था, जियाओनिंग का नाम सुनते ही गु चुएन झट से तैयार हो जाता है और एक्सक्यूज देता है कि तू कह रहा है ना इसीलिए मैं आ रहा हूँ। घंटी बजती है और जाओयन दरवाजा खोलती है, उसके साथ जियाओनिंग भी होती है और इधर साई चैंग रेन के साथ होता है गु चुएन। गु चुएन अपना प्रोफेशनल कैमरा भी लाया होता है क्योंकि एक टाइम पे वो बहुत ही फेमस मैगजीन के लिए फोटोग्राफी किया करता था, उसको काफी एक्सपीरियंस है और वो इस फूल की फोटो खींचना चाहते हैं। तभी सारे लोग उस फूल के अराउंड बैठ के बस गौर से देखने लग जाते हैं और बहुत एक्साइटेड होते हैं कि ये कब ब्लूम करेगा, और फिर धीरे धीरे उसके फूल खिलने लग जाते हैं, जिसे देखकर चारों के चारों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तभी जाओयन सजेस्ट करते कि चलो आके हम लोग ना पिक क्लिक कर लेते हैं। सारे लोग साथ में बैठते हैं और फोटो क्लिक होने ही वाली होती है कि उसी वक्त चैंग रेन जाओयन को किस कर लेता है और वो उसे मारने लगती है और इनकी फोटो कुछ इस तरह आती है। बाद में चैंग रेन अपना गाल पकड़ते हुए बाहर आता और बोलता है कि इससे ना मिलने की कोई भी जरूरत नहीं है, जियाओनिंग इससे ना अपने सारे कनेक्शन तोड़ दो, और गुस्से में अपनी गाड़ी में बैठ के घर चले जाता है। जियाओनिंग बोलते हैं क्या बॉस बहुत ज्यादा गुस्सा है? गु चुएन तभी कहता है गुस्सा इसे नहीं जाओयन को होना चाहिए, आखिर इसने जबरदस्ती उसे किस जो किया है। जियाओनिंग तभी कहते हैं हाँ बॉस कह तो सही रहे हो। दूसरे दिन दोनों जब ऑफिस में मिलता है, एक कॉन्फ्रेंस हो रही होती है कि एक नया प्रोजेक्ट उनके पास आया है एक स्टूडियो डिजाइन करने का, और उन लोगों ने कहा है कि सू मैनली ही इस स्टूडियो को डिजाइन करे। सू मैनली कहती है हमें ऐसे छोटे मोटे प्रोजेक्ट नहीं लेने चाहिए क्योंकि हमारी कंपनी काफी बड़ी है। वो साफ इनकार कर देती है। तभी गु चुएन वो प्रोजेक्ट किसी और असिस्टेंट को देता है और बोलता है अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो जियाओनिंग की ले लेना। जियाओनिंग तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है, पर जियाओनिंग का नाम सुनते ही सू मैनली कहते हैं नहीं ये प्रोजेक्ट ना मैं कर लूंगी और मैं भी जियाओनिंग की थोड़ी बहुत इसमें हेल्प ले लूंगी। वो एक इंटरनेट कैफे का प्रोजेक्ट होता है। बाहर आके जियाओनिंग बहुत ही खुश हो रही होती है और काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है इस कैफे के लिए। गु चुएन तभी कहता है कि चलो तुम मेरे साथ चलना उस साइट को देखने जहाँ पे ये इंटरनेट कैफे बनने वाला है। हम वाली साइट देख के पता करेंगे कि हमें किस तरह का डिजाइन बनाना है। दोनों उस साइट पे पहुंचते हैं और फिर से दोबारा से जियाओनिंग बोलती है कि बॉस एक मेरी फोटो खींच दो प्लीज, और वो उसकी फोटो दोबारा से क्लिक करता है। सू मैनली दूसरे दिन गु चुएन को कहते हैं कि हमें उस इंटरनेट कैफे के पास दोबारा से जाना है सारी डिजाइन जो है अच्छे से बनाने के लिए। वो सोचती है कि वो गु चुएन के साथ अकेले चली जाएगी, पर बाद में वो जियाओनिंग को भी अपने साथ ज्वाइन करने को कहता है और सू मैनली बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है दोबारा से। वहाँ पहुँचने के बाद
जियाओनिंग एक ब्रिज के पास खड़ी होती है कि एक औरत दूर पे से उसकी फोटोग्राफ क्लिक कर रही होती है। जैसे ही जियाओनिंग पीछे मुड़ती है वो उसकी फिर भी फोटो क्लिक करती है। वो उसके पास जाके बोलती है आई एम सो सॉरी, पर आप ना बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे सीनरी के साथ, तो मैंने ना आपकी फोटोग्राफ क्लिक कर ली। ये किसी मैगजीन के लिए नहीं है, बस आप अच्छे लग रहे थे ना इसलिए मैंने क्लिक कर ली। अगर आप चाहते हो तो मैं ये फोटोज़ आपको भेज सकती हूँ। जियाओनिंग बोलती पर आपने मेरी फोटो क्यों क्लिक की, मैं तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं दिखती हूँ। तभी वो उसे फोटो दिखाते हुए कहती है देखो तुम्हारी फोटोज़ कितनी प्यारी आई हैं, तुम बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो। तो वो कहती है कि हम लोग एक दूसरे को ना वी चैट पे ऐड कर लेते हैं और वहाँ पे मैं तुम्हें फोटोग्राफ भेज दूंगी, और दोनों एक दूसरे को वी चैट पे ऐड कर लेते हैं। जियाओनिंग, गु चुएन और सुमेनली एक होटल में रुकते हैं और गु चुएन और जियाओनिंग आके बालकनी में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वो बोलती है बॉस पता है ऐसे में ना अगर हम बहुत स्प्रिंग समर वाली फील लें और फिर चांद सितारों को देखें ना रात में बहुत अच्छा फील होता है। गु चुएन कहता है मैं इन चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मैं ना अंदर जा रहा हूँ। पर जियाओनिंग को ये सारी चीज़ें करने का बहुत मन होता है। तभी वो जाके हॉट टब के पास जाती है तो वहाँ पे उसे वही फोटोग्राफर मिलती है। इसका नाम होता है चेन वेन वेन। वो उसके साथ जाके उस टब पे बैठ जाती है और दोनों काफ़ी सारी बातें करने लगते हैं। वो पूछती है कि आप क्या करते हो और आपकी शादी हुई है कि नहीं। तो चेन वेन वेन तभी बताती है कि मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ, मैं और एक मैगज़ीन के लिए काम करती हूँ, साथ ही मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। वो पहले फ़ॉरेन में था पर अब यहाँ आ चुका है, तो मैं अब अपना बिज़नेस यहीं पे चलाने की कोशिश कर रही हूँ। जियाओनिंग कहती है पर आप ना बहुत ज़्यादा छोटे लगते हो, आपने इतनी जल्दी शादी क्यों की। चेन वेन वेन तभी बोलती है नहीं नहीं मैं बिल्कुल भी यंग नहीं हूँ। वो तभी उसे उसके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछने लग जाती है। जियाओनिंग बताती है कि मैं एक आर्किटेक्चरल कंपनी में असिस्टेंट हूँ। मैं पहले एक आर्किटेक्चरल स्टूडेंट हुआ करती थी और धीरे धीरे मैं चीज़ें सीख रही हूँ। मैं आर्किटेक्चर बनना चाहती हूँ। साथ ही मेरे बॉस बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, वो हैंडसम है और इंटेलिजेंट भी है, वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और फिर वो गु चुएन की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करने लग जाती है, बिल्कुल नॉन स्टॉप। तभी चेंग वेन वेन पूछते हैं कि क्या तुम अपने बॉस को पसंद करती हो। वो बोलती है हाँ, पर आपको कैसे पता चला। चेंग वेन कहती है बहुत ज़्यादा क्लियर है, मैंने बस एक चीज़ पूछी और तुम बस अपने बॉस की ही तारीफ़ करती जा रही हो। जियाओनिंग कहती है अरे इसका मतलब मेरे बॉस को भी पता चल गया होगा कि मैं उन्हें लाइक करती हूँ, ये इतना ऑब्वियस है क्या सबको पता चल गया होगा। चेन वेन वेन कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कुछ कुछ लोगों को ही पता चलता है। तभी जियाओनिंग कहती है आप स्ट्रेंजर हो ना, इसलिए मैं आपको खुल के अपनी दिल की बात बता सकती हूँ, वरना मैं ये बात किसी से भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ऑफिस में तो सारे लोग मुझे और बॉस को जानते हैं ना। और वो अपने दिल की बात शेयर करने लग जाती है कि मैं उन्हें बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ। अभी मैं वैसे टाइप का फील नहीं करती हूँ, पर मैं उन्हें बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। चेन वेन वेन उन्हें एडवाइस करती है कि ठीक है अपने बॉस को लाइक करना अच्छा है, पर ज़्यादा इंडल्ज मत होना इस चीज़ में, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे बॉस और तुम्हारा रिश्ता आगे चलेगा कि नहीं। वो तभी कहती है अब मैं बहुत ज़्यादा चिली फील कर रही हूँ तो मैं जा रही हूँ। वो वहाँ से चली जाती है और इधर हम देखते हैं कि सुमेनली प्रोजेक्ट का प्रपोजल भेजती है गु चुएन को। गु चुएन बोलता है ठीक है मैं ना उसे बाद में ऑनलाइन देख लूंगा, पर सुमेनली इंसिस्ट करती है कि वो उसके रूम पे आके उस प्रपोजल को देखे। तभी वो उसके रूम के बाहर आता है, दरवाजा खटखटाता है, तो सुमेनली कहती है टेबल पे ही वो प्रपोजल रखा है, आप आके देख लीजिए। वो आके देख ही रहा होता है कि सुमेनली बहुत सेक्सी सी नाइट वेयर पे बाहर आती है और तभी वो उससे पूछने लग जाती है कि जब मैं इस ऑफिस में आई थी मैं बिल्कुल जियाओनिंग की तरह थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था, मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछती थी, आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहती थी और आपके पीछे घूमती रहती थी, पर आप उस समय उतने खुश नहीं थे जितना आप जियाओनिंग के साथ हो, ऐसा क्यों। गु चुएन कहता है मैं और जियाओनिंग काफ़ी ज़्यादा अलग है, हम बिल्कुल ऑपोजिट हैं। जैसे कि अगर कोई चीज़ मेरी लाइफ में बुरी होती है तो मैं उसे बुरे की तरह ही देखता हूँ और ज़्यादा उस पर ट्राई नहीं करता हूँ, पर जियाओनिंग बिल्कुल अलग है। उसकी लाइफ में अगर कुछ चीज़ बुरी होती है तो वो उसको एक अच्छी चीज़ में बदल देती है। जैसे मैं हमेशा प्रोसेस एंजॉय नहीं करता हूँ, जल्द से जल्द किसी काम को ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ, उससे उलट जियाओनिंग हमेशा पूरी प्रोसेस को एंजॉय करती है और बिल्कुल आराम से एंडिंग तक का पहुँचती है, तो मुझे वो थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। वो कहता है ठीक है अब ये प्रोजेक्ट ना मैं अपने रूम पे जाके देखूंगा। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है उतने में उसके बाहर पे जियाओनिंग भी आ जाती है। वो दोनों को साथ में देखती है और बोलती है ठीक है मैं ना बाद में आऊँगी, आप दोनों शायद कुछ बिजनेस रिलेटेड बात कर रहे हो। वो अपने रूम पे जाती है और खुद ही से सोचती है वो पक्का बिजनेस रिलेटेड बात ही कर रहे थे ना, पर अगर बिजनेस रिलेटेड बात थी तो सुमेनली ने इतनी सेक्सी नाइट वेयर क्यों पहनी थी।
और फिर वो कहती है एनीवेज वैसे भी सुमेली एक बॉर्न ब्यूटी है और मैं एक बहुत ही नॉर्मल सी लड़की। वो ऐसी दुखी मन से बाहर बालकनी पे जाके मून को देखने लगती है। इतने भी गुचुएन बाहर आता है और उसे क्लैरिफाई करता है कि सुमेली और मैं सिर्फ बिजनेस की बात कर रहे थे। ये सुनते ही जियाओनिंग के फेस पे स्माइल आ जाती है। गुचुएन उसे तभी कहता है कि तुम्हें ना अंदर जाके आराम करना चाहिए और वो खुशी खुशी अंदर आकर बोलती है क्या बॉस मुझसे क्लैरिफाई कर रहे थे कि सुमेली और वो केवल काम की बातें कर रहे थे? अगर वो क्लैरिफाई नहीं भी कर रहे थे तो मैं इसे क्लैरिफिकेशन की तरह ही लूंगी। इसका मतलब बॉस और सुमेली के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है। और वो बिल्कुल पिलो अपने मुंह पे रख के शर्माने लगती है। चैंग भी दोबारा से फूल लेके जाओयन के ऑफिस के बाहर आ जाता है। वो बात ही कर रहा होता है कि जाओयन का बॉस वहां आता है और अपने बॉस को वो इंट्रोड्यूस करवाती है और बोलते है कि चैंग मेरा कजन है। जैसे ही उसका बॉस वहां से चले जाता है चैंग बोलता है कि तुमने मुझे कजन की तरह इंट्रोड्यूस क्यों करवाया? वो बोलती है क्योंकि ये जो आदमी अभी गया ना वो मेरा बॉस भी है और साथ ही साथ मेरा बॉयफ्रेंड भी है इसलिए। चैंग बोलता है ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, इतना ज्यादा बूढ़ा? जाओयन कहती है हाँ मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तभी वो दोनों बात कर रहे होते कि इतने भी बॉस वहां आते हैं और बोलते हैं कि हम दोनों साथ में लंच करते हैं जाओयन, तो चलो अगर कजन तुम भी साथ में आना चाहते हो तो तुम भी हमारे साथ आ जाओ। पर जाओयन वहां अकेली जाती है और बोलती है कि मेरा कजन कुछ काम आ चुका था इसलिए वो वहां पे चले गया। तभी उसका बॉस बहुत अजीब सी बातें करने लग जाता है कि हम ड्रिंक करते हैं और जाके किसी होटल में बैठ के अच्छे से अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं और हम अपने से सीनियर्स लोगों को बोल देंगे कि हम किसी प्रोजेक्ट का फील्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना? पर जाओयन इस बात से काफी अनकंफर्टेबल हो रही होती है। इतने में ही चैंगरेन वहां आ जाता है और उसके बॉस से बात करने लग जाता है। तभी उसका बॉस उसे बोलता है कि तुम्हें मेरे को नाम से बुलाने की जरूरत नहीं है, आखिर मैं तुम्हारा जीजाजी हूँ तो तुम मुझे ना जीजाजी कह के बुलाना। चैंग रैम भी कहता है अच्छा जीजाजी, और ड्रिंक पीने की बजाय उसके मुंह पे डाल देता है और कहता है कजन कहता है तो मुझे, तेरा पूरा खानदान होगा कजन, और उसे बहुत बुरी तरह पीटने लग जाता है। जाओयन बड़ी मुश्किल से उसे बाहर लाती है और बोलते है तुम मुझे एम्बेरस कर रहे हो, तुमने मेरे बॉस को क्यों मारा, मेरी जॉब में आखिर क्या अफेक्ट पड़ेगा इससे? और उसको बहुत सारी चीजें अनाप शनाप बोलने लग जाती है कि वो उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हुई है आज। चैंगरेन भी बोलता है मैं किसी ऐसी लड़की से बिल्कुल भी प्यार नहीं करना चाहता हूँ जिसके लिए मेरा हर एक एक्ट शर्मिंदगी की तरह होता है। ऐसी लड़की मेरे लिए और मेरे प्यार के लिए बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। वो वहां से चले जाता है और कार में बैठ के बिल्कुल बच्चों की तरह रोने लगता है। जाओयन के फेस से भी लग रहा होता है कि वो दुखी है और यहाँ से वो सीधे जाता है गुचुएन के पास, बोलता है चुएन मेरा चुएन, फिर से जाओयन ने मेरा दिल तोड़ दिया। पर हमारे बीच में काफी सारी चीजें हो चुकी हैं, हम लोगों ने तो एक दूसरे को किस भी किया, क्या उसने सिर्फ मुझे मेरी बॉडी के लिए प्यार किया था? गुचुएन कहता है तेरी बकवास हमेशा ऐसी चलती रहती है, तो तुझे जो करना है कर, मैं सीधे ऊपर जा रहा हूँ अपने रूम पे। जाओयन भी इधर आई होती है जियाओनिंग के पास और बोलती है कि मैंने आज उसे बहुत अनाप शनाप बोल दिया, कहीं वो मेरे से सच में तो गुस्सा नहीं हो गया। जियाओनिंग तभी कहते हैं कि वो एक अच्छा लड़का है तो उससे प्यार क्यों नहीं करती। जाओयन कहती है मैं सच बताऊं, पहले पहले मुझे लगा था कि वो एक प्ले बॉय की तरह है, मुझे नहीं पता था कि वो मेरे लिए इतना ज्यादा सीरियस हो जाएगा। वो यहाँ तक कि जियाओनिंग को भी एडवाइस देती है कि क्या तू श्योर है कि तेरे बॉस पे क्रश होना ठीक है? आई मीन तुम बिल्कुल अलग इंसान हो, तुम्हारी पर्सनैलिटीज अलग हैं, कहीं ऐसा ना हो कि प्यार के चक्कर में तुम अपनी जॉब भी खो दो। अब ये बात जियाओनिंग के दिमाग में घूमने लग जाती है। दूसरे दिन जब वो गुचुएन को ड्राइव करके ले जाती है तभी वो बिल्कुल चुप बैठी होती है। गुचुएन रीजन पूछता है तो वो बोलते है कि नहीं मैं बस ना ड्राइविंग पे फोकस कर रही हूँ। और मन ही मन सोचती है हाँ बात भी सही है, हम दोनों बिल्कुल अलग अलग वर्ल्ड से हैं, इनकी दुनिया अलग है और मेरी दुनिया अलग है, हम कभी एक नहीं हो सकते। वो तो इसी सोच के कारण एक्सीडेंट भी कराने वाली होती है। तभी वो ऑफिस पहुंचती है और सू मैनली और गुचुएन को साथ में देखती है और बोलती है इन दोनों को देख के ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक वर्ल्ड के हैं और ये दोनों एक दूसरे को बहुत मैच करते हैं। वो बस इसी निराश भावना के साथ अपने टेबल पे बैठ जाती है। उसको तभी चेनवेन का मैसेज आता है और उसने उसको फोटो भेजी होती है जियाओनिंग की जो उसने क्लिक की होती है। जियाओनिंग उसे कॉल करके बोलते हैं थैंक यू सो मच, ये पिक ना बहुत ज़्यादा अच्छी आई है, आखिर मैं आपका थैंक यू कैसे कर सकती हूँ इतनी अच्छी पिक क्लिक करने के लिए। वो बोलती है मुझे ना एक्चुअली आर्किटेक्चर चाहिए अपनी फोटोग्राफी एग्जीबिशन के लिए, तो अगर तुम उसमें कुछ कर सकती हो तो बहुत ग्रेट होगा। वो गुचुएन से जाके इस बारे में बात करती है तो वो बोलता है कि ये सारे मैटर सुमेनली संभालती है तो तुम उसके पास जाओ। बाद में वो सुमेनली के पास जाती है और सुमेनली उसे डांट देती है कि तुम डायरेक्ट गुचुएन के पास क्यों गई, तुम्हें पहले मेरे से बात करनी चाहिए थी। जियाओनिंग सॉरी बोलती है कि अब से ऐसा कुछ भी नहीं होगा और फिर वो चेन वेन वेन को मिलने चले जाते हैं। वो चेन वेन वेन के सामने भी बहुत गंदा बिहेव कर रही होती है, बोलती है कि ये जगह बिल्कुल भी वैसी नहीं है जहाँ पे एक फोटोग्राफी एग्जीबिशन किया जाए, बहुत अजीब जगह है, आपको इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए या उस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए। पर चेन वेन वेन को उसका आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता है।
तभी सुमनली कहती है हम ऐसे छोटे मोटे प्रोजेक्ट अपना काम अच्छा दिखाने के लिए नहीं बल्कि अपना काम इकट्ठा करने के लिए करते हैं ताकि हम अवार्ड्स में नॉमिनेशन पा सकें। तो मैं जितना आपको बता रही हूँ वो आपके हिसाब से बहुत ही ज़्यादा है। अब ऑफ कोर्स ये बात चेन वेन वेन को बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। वो कहती है ठीक है, इस चीज़ के बारे में मैं सोचूंगी, फिर जियाओनिंग को बताऊंगी। वो जियाओनिंग से पूछते हैं कि क्या तुम मेरे साथ आज डिनर पे चलोगे। जियाओनिंग पहले थोड़ा हिचकिचाती है पर फिर बाद में मान जाती है। दोनों साथ में बैठ के खाना खाने लगते हैं और वो बोलती है मुझे लगता है तुम्हारी जो वाइस प्रेसिडेंट थी सुमनली तुम्हें कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करती। वो बोलती है हाँ क्योंकि आज मैं डायरेक्ट गुजुएन के पास चली गई थी ना इसीलिए। वो बोलती है नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने बॉस से ज़्यादा क्लोज हो, इस वजह से सुमनली तुमसे चिढ़ती है। जियाओनिंग इस बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। वो फिर भी इंसिस्ट करती है चेन वेन वेन से कि आप कल प्लीज़ हमारे ऑफिस में आके एक बार डिज़ाइन ज़रूर देखना, क्या पता आपको डिज़ाइन पसंद आ जाए। और दूसरे दिन कहने के मुताबिक चेन वेन वेन सच में उस ऑफिस में चली जाती है। वहाँ पे वो जियाओनिंग से मिलती है और सडनली वो गू चुएन का नाम देखकर, क्योंकि चुएन स्टूडियोज है उसके स्टूडियो का नाम, वो बहुत अजीब सा फेस बनाने लगती है। इतने में ही गू चुएन सामने से आता है और वो उसको देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड फील करती है। उसके फेस में काफ़ी स्ट्रेंज एक्सप्रेशन होता है। साथ ही गू चुएन भी जब चेन वेन वेन को देखता है वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है। और यहीं पे इस पार्ट का एंड हो जाता है। आखिर क्या चेन वेन वेन और गू चुएन एक दूसरे को जानते हैं? क्या इनका कोई रिश्ता था? और अगर था तो गू चुएन ने कभी चेन वेन वेन को दोबारा से कांटेक्ट क्यों नहीं किया? ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट पार्ट पे पता चलेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।